हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं उन प्रश्नों को लेकर जो आपसे इंटरव्यू में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। विशेष तौर से उन प्रश्नों को हम यहाँ डील कर रहे हैं जिन बच्चों का हिस्ट्री ऑप्शनल में रहता है। इस सेशन में उन प्रश्नों को हम डील कर रहे हैं और एक सीरीज़ चल रही है। आपने देखा इसके पहले हमने पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में बहुत सारे प्रश्न हमने आपको दिया है। आशा करते हैं आपने उन प्रश्नों को लिख लिया होगा, उनके जवाब तलाश लिए होंगे और हमने आपको एक नंबर भी दे रखा है कि अगर किसी भी प्रश्न में आपको समस्या होती है तो आप उस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, सर हमें ये प्रश्न, इसका जवाब नहीं आ रहा है, आप इसका समाधान करें। आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो हम आपसे मुखर्जी नगर में मिलते हैं। अगर आप दिल्ली से बाहर हैं तो बाई फ़ोन हम आपकी समस्या का समाधान करते हैं। ये प्रश्न मैं ख़ास तौर से वे बच्चे जो पहली बार सुन रहे होंगे, ये वे प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा चुके हैं या तो यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिनकी संभावना है पूछे जाने की। इतिहास विषय है, 4 पोर्शन होते हैं, एंशिएंट का पोर्शन होता है, मिडवल का पोर्शन होता है, मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन होता है। बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। उनमें से चुनिंदा प्रश्नों को ही हमने लिया है। उन प्रश्नों को लिया है जहाँ पर आप थोड़ी सी परेशानी महसूस करते हैं। सामान्य रूप से एक लंबे अपने शिक्षक जीवन में मैंने ऐसा महसूस किया है, इन प्रश्नों में सामान्य रूप से विद्यार्थियों को परेशानी होती ही है। तो उन प्रश्नों को हम फिर से शुरू करते हैं। आप पहले के प्रश्नों को नोट कर लेंगे, जो बच्चे आज पहली बार सुन रहे हैं, और आगे के प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। साक्षात्कार में प्राय पूछे जाने वाले प्रश्न, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन इंटरव्यू। अब जैसे पिछले सत्रों में हमने इतिहास लेखन से संबंधित कई प्रश्नों को आपको बताया था, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। जैसे एक आपसे प्रश्न पूछा जाता है, इतिहास की मार्क्सवादी व्याख्या क्या है? इतिहास की मार्क्सवादी व्याख्या क्या है? व्हाट इज मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री? तो इतिहास की मार्क्सवादी व्याख्या क्या? इसके पहले आपने देखा साम्राज्यवादी व्याख्या क्या है, राष्ट्रवादी व्याख्या क्या है, उससे जुड़े हुए प्रश्न कैसे बनते हैं, सब हमने आपसे बातें की हैं। अब मार्क्सवादी व्याख्या, जैसे आप जानते हैं, आज के इतिहास लेखन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक पूरी की पूरी वैज्ञानिक पद्धति देता है ये अप्रोच। ये जो उपागम है इतिहास लिखने का, इतिहास पर चिंतन करने का, इतिहास का लेखन करने का, ये बहुत ही साइंटिफिक है और बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा किस प्रकार से आर्थिक कारकों को महत्वपूर्ण मानते हुए ये अपनी व्याख्या देते हैं, तो आपको जानना होगा। वैसे भी आपने मेंस में अध्ययन किया होगा। मेंस की कक्षाओं में हम विस्तार से पढ़ाते हैं, सारे अप्रोचेस को पढ़ाते हैं, और जब तक आप ये अप्रोच समझ नहीं जाते हैं, आप इनके बारे में जान नहीं लेते हैं, आपका मेंस ठीक ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने काम किया होगा, फिर आपको यहाँ पर एक बार रिकॉल कर लेना है इंटरव्यू जाने से पहले। ये भी हमने बताया है कि पूरी बात समझने के बाद जो खास खास इतिहासकार हैं उनको भी आपको एक बार देख लेना है। जैसे यहाँ से संबंधित आप आर.एस. शर्मा जी को देख सकते हैं, डी.डी. कौशाम्बी को देख सकते हैं। तो ऐसे आपको काम करना है। इसके बाद एक प्रश्न यहीं से जुड़ा हुआ है, ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है? ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, वो यहीं से जुड़ा हुआ है। व्हाट इज हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म? तो ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है, ये आपको समझना है। भौतिकवाद जैसा आप जानते हैं, दर्शन में भी आपने चार्वाक दर्शन का अध्ययन किया होगा। यावत जीवित सुखम जीवित, ऋणम कृत्वा घृतम पीबित, खाओ पियो और मौज करो वाला जो दर्शन, भौतिकवादी दर्शन है, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो भौतिकवाद ये, अब यहाँ पर एक शब्द है ऐतिहासिक भौतिकवाद, तो उसको आपको समझना होगा।
व्हाट इज हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ये आपको समझना होगा। एक शब्द और यहाँ पर आता है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। ये भी आपको देख लेना है। इसके आगे के जो प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक प्रश्न आता है, सबाल्टर्न इतिहास लेखन क्या है, व्हाट इज सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी। अब ये इतिहास लेखन का एक नया अप्रोच है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबाल्टर्न को कभी कभी कुछ विद्वान, कुछ इतिहासकार इसको मार्क्सवाद से जोड़ते हैं, मार्क्सवादी व्याख्या से जोड़ते हैं, भौतिकवादी व्याख्या से जोड़ते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। इन्होंने तो जो भी इतिहास लेखन पहले हुआ है उसको नकार दिया है। यहाँ तक कि इन्होंने मार्क्सवादी व्याख्या के अंतर्गत जो भी इतिहास लेखन हुआ है उसको भी नकार दिया है। आपको समझना है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हमने पहले स्पष्ट किया है, यूपीएससी क्लियर करने के लिए और ख़ास तौर से इंटरव्यू के लिए आपके विचार बिल्कुल स्पष्ट हों। यहाँ आपको या तो आता है या नहीं आता है, कोई बीच का रास्ता नहीं होता है, कोई घालमेल नहीं होता है यहाँ पर, तो बहुत स्पष्ट होना चाहिए। एक नाम यहाँ से भी जुड़ा हुआ है, उसको आप थोड़ा सा काम कर लेंगे, एंटोनियो ग्राम्सी का। एंटोनियो ग्राम्सी का नाम है, आप काम कर लेंगे। इटली के इतिहासकार हैं, वहीं से बात शुरू होती है, तो थोड़ा सा इनको जान लेंगे। भारतीय संदर्भ में एक नाम बहुत पॉपुलर है, थोड़ा सा उनको भी आपको देखना चाहिए, रणजीत गुहा। और बाद में सत्येंद्र पांडे, ये भी नाम बहुत उल्लेखनीय है, इनको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर विद्यार्थियों को समस्या होती है, राष्ट्र किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र किसे कहते हैं, व्हाट इज नेशन और व्हाट इज नेशनलिज्म। आप जानते हैं कि आजकल राष्ट्रवाद की कैसी बात होती है, भारतीय संदर्भ में भी, तो आपको ये समझना है। मैंने ये देखा है कि जब भी विद्यार्थियों से मैंने पूछा कि राष्ट्र क्या है, तो सामान्य रूप से विद्यार्थियों की अवधारणा स्पष्ट नहीं होती राष्ट्र के संदर्भ में, और वो अक्सर राज्य के बारे में बताने लगते हैं। सर, एक भूभाग होगा, वहाँ जनसंख्या होगी, सॉवरेंटी की बात करेंगे, सरकार की बात करेंगे, यानी इस प्रकार की बात करते हैं। सर, वहाँ संप्रभुता होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, एक भूभाग होना चाहिए, उसको राष्ट्र। लेकिन वो राज्य की परिभाषा के तहत ये सब बातें आएंगी, वो एक अलग विषय हो जाता है। यहाँ पर आपको समझना है राष्ट्र किसे कहते हैं, बिल्कुल स्पष्ट हो। एक, जैसा आप जानते हैं, एक भावनात्मक इकाई है, सामूहिक भावनात्मक इकाई है। जब व्यक्ति अपने धर्म को आधार बना करके, अपनी भाषा को आधार बना करके, अपने क्षेत्र को आधार बना करके या किसी विचारधारा को आधार बना करके जब भावनात्मक एकता महसूस करता है तो उसे राष्ट्र कहते हैं। और ये जो अवधारणा है ये यूरोप से आई है, यूरोपीय अवधारणा है। तो इसको आपको समझ लेना है कि यूरोपीय अवधारणा क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आपको समझना है कि जब किसी धर्म को आधार बनाते हैं भावनात्मक एकता होती है, भाषा को आधार बनाते हैं भावनात्मक एकता होती है, क्षेत्र को या विचारधारा को आधार बनाते हैं तो भावनात्मक एकता होती है। अब भारत में कैसे राष्ट्रवाद लागू होगा? भारत तो बहुधार्मिक देश है, बहुसांस्कृतिक देश है, यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं हैं, तो यहाँ पर यह अवधारणा कैसे लागू होगा? आपको काम करना होगा कि भारत में राष्ट्र की अवधारणा कैसे
आई है सामने, कैसे लागू होती है। और यहाँ से संबंधित, जैसे यहाँ पर एक प्रश्न और हमने लिखा है, राष्ट्रीय शासक की यूरोपीय अवधारणा, जिसकी बात अभी हमने किया है। तो भारतीय संदर्भ में भी आपको समझ के रखना है। एक जैसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, अकबर, क्या अकबर एक राष्ट्रीय शासक है, नेशनल रूलर है? तो वहाँ भी आपको अपने विचार बनाने होंगे। अब यूरोपीय अवधारणा, भारतीय अवधारणा, दोनों को समझना होगा। यहाँ पर बिल्कुल वैचारिक स्पष्टता चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आप देख लेंगे, राष्ट्रीय शासक की यूरोपीय अवधारणा क्या है, व्हाट इज द यूरोपियन कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल रूलर, ये भी आप देख लेंगे। इसके बाद के जो प्रश्न हैं उनको देखें। जैसे एक प्रश्न आता है, साम्राज्यवाद क्या है, व्हाट इज इंपेरियलिज्म। अब साम्राज्यवाद क्या है, इतिहास में आप पूरी इतिहास में देखिए, इस शब्द से रूबरू होते हैं आप। प्राचीन काल आप पढ़ते हैं, मध्यकाल आप पढ़ते हैं, प्राचीन काल करते हैं तो मौर्य शासकों की साम्राज्यवादी नीति के बारे में बात करते हैं। आप मध्यकाल आते हैं तो खिलजी साम्राज्यवाद की बात करते हैं, साम्राज्यवादी नीति कैसे मुगलों ने अपनाई आप बात करते हैं। और आधुनिक संदर्भों में ये जो विचारधारा आई है साम्राज्यवाद, उसको आप विश्व इतिहास में पढ़ते हैं। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, तो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको समझना होगा। यहीं से जुड़ा हुआ एक नया डेवलपमेंट है, नव साम्राज्यवाद क्या है, व्हाट इज न्यू इंपेरियलिज्म। अब यहां पर ये साम्राज्यवाद है और यहां नव साम्राज्यवाद है, तो दोनों के अंतर को समझना होगा। साम्राज्यवाद सामान्य रूप से जब कोई मेट्रोपोलिस, जिसको आप हिंदी में मातृ देश कहते हैं, किसी क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है बाय एनी मीन्स, कैसे भी, युद्ध के द्वारा, कूटनीति के द्वारा, संधि के द्वारा, यह सांस्कृतिक आधिपत्य भी हो सकता है। तो ये जो आधिपत्य जमाने की भावना है, सामान्य रूप से उसको हम साम्राज्यवाद कहते हैं। थोड़ा सा विस्तार से आपको अध्ययन कर लेना है। इंडियन हिस्ट्री में भी काम करते हैं आप, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी काम करते हैं, वहाँ तो पूरा टॉपिक ही है। और कैसे ये नव साम्राज्यवाद से भिन्न है, तो इन दोनों प्रश्नों को आप तैयार करेंगे, साम्राज्यवाद क्या है और नव साम्राज्यवाद क्या है। अब यहीं से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न बन जाता है उपनिवेशवाद के बारे में, उसको भी आप देखिए। प्रश्न आपका है उपनिवेशवाद क्या है। पहले आपने काम किया है साम्राज्यवाद पर, अब ये उपनिवेशवाद है, व्हाट इज कॉलोनियलिज्म। अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज्ड होते हैं, साम्राज्यवाद क्या है, उपनिवेशवाद क्या है। अक्सर विद्यार्थियों को हमने परेशान होते हुए देखा है, तो आप बिल्कुल वैचारिक रूप से स्पष्ट हो दोनों क्या है। सामान्य रूप से आप देखेंगे दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, अलग अलग पहलू, एक सिक्का है, एक पहलू इधर, एक पहलू इधर। आप देखेंगे कि साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद में क्या अंतर है। उपनिवेशवाद में आगे जब आप देखेंगे कि जो आर्थिक प्रभुत्व है वो निर्णायक हो जाता है। जब कोई मातृ देश किसी आधिपत्य जहां पर उसने स्थापित किया है उसका आर्थिक शोषण करता है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करता है, तो वह जो क्षेत्र है वह उपनिवेश बन जाता है, कॉलोनी बन जाता है। तो इसको विस्तार से आप समझेंगे। और ये आपका प्रश्न है व्हाट इज कॉलोनियलिज्म, इसको विस्तार से देख लेंगे। भारतीय संदर्भों में भी आप देखेंगे कि भारत को कैसे उपनिवेश बनाया अंग्रेज़ों ने, उसको आपको समझना है। और कैसे उपनिवेशवाद के जो चरण हैं उनको भी आप देख लेंगे। भारत में, इंडिया में कैसे फेजेस में कैसे आरंभ से व्यापारिक उपनिवेशवाद आता है, पहला चरण हो जाएगा। कैसे औद्योगिक उपनिवेशवाद आता है, कैसे वित्तीय उपनिवेशवाद आता है। तो कैसे ये फेजेस में उपनिवेशवाद बढ़ रहा है भारत में, इसको थोड़ा सा आप एक बार रिकॉल कर लेना। मेंस में आपने अध्ययन किया ही होगा, क्लास में तो विस्तार से आपको पढ़ाते ही हैं। जो छात्र इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं उनके लिए हम हिंट कर रहे हैं कि आप इसको विस्तार से देख लेंगे। अब यहाँ पर जैसे साम्राज्यवाद में था वैसे उपनिवेशवाद में है। उपनिवेशवाद क्या है, इसके साथ साथ आपको देखना है नव उपनिवेशवाद क्या है।
व्हाट इज न्यू कॉलोनियलिज्म। एक समय ऐसा आया कि जो दुनिया में जितने भी साम्राज्य थे वो लगभग समाप्त हो गए। तो जो नए स्वतंत्र देश है, नव स्वतंत्र देश जिसको हम कह सकते हैं, एशिया में हैं, अफ्रीका में हैं, लैटिन अमेरिका में हैं, उनको किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उसको यहाँ पर समझना है नव साम्राज्यवाद और नव उपनिवेशवाद में। तो इन दोनों को जोड़कर आप देखेंगे। अब इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और बनता है कि साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद में क्या अंतर है। दोनों को विस्तार से आपने अध्ययन किया। साम्राज्यवाद क्या है, नव साम्राज्यवाद क्या है, उपनिवेशवाद क्या है, नव उपनिवेशवाद क्या है। तो स्वाभाविक है ऐसा प्रश्न आप आराम से तैयार कर लेंगे। दोनों को जब आप अध्ययन करेंगे तो इसको आप आराम से तैयार कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, ये एक प्रश्न आपका बनता है। तो सारे प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए, सारे प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद आप काम करेंगे। आप पिक्स ले लीजिए या आप नोट कर लेंगे सारे प्रश्नों को, और सारे प्रश्नों को नोट करने के बाद आप इन पर काम करेंगे। सारे प्रश्नों को नोट करने के बाद आप काम करेंगे, और अगर किसी प्रश्न में समस्या होती है तो हमने आपको नंबर दिया है। अगर कोई विद्यार्थी पहली बार सुन रहा है तो अभी हम आपको नंबर दे देंगे, और केवल वही छात्र फ़ोन करेंगे, ये आपसे आग्रह है हमारा, जो बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे हैं। क्योंकि पिछली कक्षाओं में हमने आपको बताया कि जिन बच्चों ने अभी प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं की है, उनकी भी जिज्ञासा आई है, तो उनको अभी अपनी प्रारंभिक परीक्षा में लगना है। या जो बच्चे मेंस में अपीयर होंगे, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो मेंस की तैयारी करें। आप अपना धैर्य बनाए रखें। जिन छात्रों को अभी इंटरव्यू देने जाना है यूपीएससी का या कहीं का भी, उनको यदि दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप करेंगे प्रश्नों के साथ, अपनी आइडेंटिटी के साथ, सर मैं यहाँ से कर रहा हूँ। कॉल लेटर अगर आपके पास हो तो उसको भेज दीजिए और आपके प्रश्नों का समाधान हम करेंगे। नंबर आप नोट कर लीजिए। ये आपका नंबर है 7042098868। एक बार फिर से इसको आप देख लें, 7042098868। ये नंबर है, आपको व्हाट्सएप करना है। ठीक है। आगे भी हम अभी इस प्रश्नों की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आप तब तक जो भी भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में और ये भाग 5 सारे प्रश्नों को नोट कर लेंगे। आगे हम आपको भी और प्रश्न देने वाले हैं। प्रश्न तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन बहुत चुनिंदा प्रश्नों को जिन पर आपको काम करना चाहिए। और अगर कोई समस्या है तो आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क करेंगे। हम आपसे मुलाकात करेंगे दिल्ली में, और जो बाहर के विद्यार्थी हैं उनसे बाई फ़ोन हम बात करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी मेहनत से अपनी तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच।